नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ हर रोज क्राइम की खबरों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ का दौर भी लगातार बरकरार है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। यहां तक कि हुड्डा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग तक उठाई। चर्चा इसी पर होगी, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा सुर्खियों और राजनीति का विषय बना हुआ है। एक तरफ हर रोज बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेजी पकड़ रहा है, तो क्राइम की खबरें भी दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बीजेपी राज में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। यहाँ तक कि हुड्डा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। मैंने ये कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आज हरियाणा पहले 4 प्रदेशों में से है। फर्स्ट 4 छोटी स्टेट है, बिहार में आज से कम नंबर के कंपैरेटिवली रेट रहे हैं, वो है बिहार में कम कहें। और क्या 2% के अपराध भी बार बता देता। एक होता ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। बता दे तो सबको इनकी छपी हुई मेरी तो छपी नहीं है। इतना क्राइम जो है, हाँ, रोज के एवरेज जो है 3 मतलब मर्डर 4 लाख का 3 ऐसे हर इंसान में क्राइम बढ़ा है। हालांकि बढ़ते अपराध के प्रति पुलिस भी काफी एक्शन मोड में है। जहां हर रोज बदमाशों के साथ मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं, तो कुछ इसी प्रकार की कार्रवाई नशे और अन्य अपराधों के प्रति देखने को मिल रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा पुलिस ने रोहतक, झज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद में आरजेएसएफ यूनिट का गठन किया है। यूनिट ने पिछले 10 वर्षों में हत्या के प्रयास और अन्य जघन्य अपराधों में शामिल 10,892 अपराधियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार कर उनकी निगरानी शुरू की है। एसटीएफ ने पिछले 3 वर्षों में 941 गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया है तथा 22 वांछित गैंगस्टरों को विदेशों से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पिछले 10 साल में हुए क्राइम के क्रिमिनल्स का डेटाबेस तैयार किया है और उसको अलग अलग पैरामीटर्स पे सॉर्ट करते हुए हमने करीबन 10,000 क्रिमिनल ऐसे निकाले हैं जो कि विभिन्न जिलों में वारदात करते हैं या पीछे उनका रिकॉर्ड है हमारे पास। इस सिस्टम को हमने नया नाम दिया है आरजेएसएफ यूनिट, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, फरीदाबाद यूनिट, जिसके क्रिमिनल्स में को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अभी वो किस हालत में है। इसके लिए हमने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई और रोहतक में हमने 2840 क्रिमिनल ऐसे आइडेंटिफाई करे जिनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। झज्जर में 1774, सोनीपत में 4834 और फरीदाबाद में 1447। वहीं सरकार की तरफ से या यूं कहें कि हरियाणा के मुखिया की तरफ से पुलिस को साफ कहा गया है कि अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी न दिखाई जाए। यही कारण है कि समय समय पर पुलिस महानिदेशक बैठकों के जरिए समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे पास विजन भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है। कोई मतलब नहीं है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, हम रख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। किसी क्राइम का मुद्दा आज से नहीं, दशकों से राजनीति की धुरी बनकर रहा है। जहां विपक्ष सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेर रहा है, तो सत्ता पक्ष भी पुरानी सरकार के आंकड़ों को गिनाने के साथ
अपनी उपलब्धि क्राइम को कम करने को लेकर गिनवाती रहती है। ऐसे में सवाल ये है कि जब धरातल पर पुलिस को फ्री हैंड अपराधियों के प्रति दिया है तो इसका असर बदमाशों को क्यों नहीं नजर आता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए कानून व्यवस्था पर जो सियासत गरमाई है, इसी पर चर्चा को बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं, पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ राजकुमार कटारिया बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर। ओंकार सिंह है प्रवक्ता इनेलो सिंह साहब, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र जौदौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। कांग्रेस से सुखबीर तंवर के साथ जुड़ने की कोशिश है, अभी जुड़े नहीं है। 3 मेहमानों के साथ आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इससे भी ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल भूपेंद्र हुड्डा ने किया। अनसेफ स्टेट कहा है हरियाणा को, जवाब दीजिए। जी अनामिका जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपने ऑडियो सुनाई, थोड़ा सा ऑडियो में समस्या तो थी, लेकिन आपने अभी बताया कि माननीय प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा जी ने क्या कहा है। उन्होंने, ये किसी की आवाज आ रही है साथ साथ में? किसी की नहीं आ रही सर, बोलिए। इको हो रही है आवाज ना। हेलो, हम कोशिश कर रहे हैं सर ठीक करने की, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया है हरियाणा की कानून व्यवस्था पर। आपने सारी चीजों को विस्तार से बताया कि किस तरीके से पिछले 3 वर्षों में 941 के करीब गैंगस्टरों को पकड़ा गया है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। और लगातार आप हर रोज देखते हैं कि कोई भी इस तरीके का क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, उसको लेकर के किस तरीके से हरियाणा पुलिस संवेदनशील है और तुरंत जवाबी कार्रवाई करती है और पकड़ने का भी काम करती है और गोली चलाने से भी नहीं हिचकती है। इनको दोषियों को ऊपर कोई रहम नहीं बरतती। और आप पिछले 2 महीने के 4 महीने के अखबार उठा करके देख लीजिए, 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई शूट आउट होता है और कहीं ना कहीं जो है उनको अपंग बनाया जाता है, या जो भी पकड़ने की कोशिश में पुलिस जो कार्रवाई करती है वो सख्त कार्रवाई करती है। और कहीं से भी हरियाणा पुलिस का और हरियाणा सरकार का कोई भी लीनियंट रवैया इस क्राइम के ऊपर नहीं है। और सरकार पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है और सरकार ने पूरी करीबन 11,000 लोगों की इस तरीके के जो अवांछित तत्व होते हैं उनकी एक सूची बनाई हुई है और उनके ऊपर गहरी नजर है। और जो लगातार जो बार बार किसी न किसी क्राइम में, इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम में पाए जाते हैं, उनको उनके ऊपर फॉलोअप है। और यहाँ तक कि जब उनकी जमानत भी हो जाती है तो उनको मॉनिटर किया जाता है। आपने देखा होगा कल की घटना हुई जो पंचकुला में, रात को 12 बजे के करीब ये घटना हुई और जो है शूट आउट हुआ कोई। उसके बाद तुरंत वहां पे डिटेक्टिव टीम के कुछ व्यक्ति थे और उन्होंने उनका पीछा किया और तुरंत जो है उनको दबोचने का काम किया। एनकाउंटर और गिरफ्तारी से अपराध नियंत्रण संभव है या सरकार की कोई दीर्घकालिक रणनीति भी है? जी, मेरा कहना यह है बहन जी कि सरकार जो है, सरकार का जो कानून की जो सिस्टम होता है वो कहीं कोई क्राइम होता है तो त्वरित गति से उसको अपराधियों को पकड़ने का और कानूनी तरीके से उनके खिलाफ अभियोजन चला करके उनको सजा दिलाने का होता है। समाज के अंदर क्राइम हमेशा से रहा है, कम और ज्यादा होता रहता है, ये बात ठीक है, लेकिन कहीं पर भी आप ये देखेंगे और प्रदेशों के मुकाबले और पिछली सरकारों के मुकाबले कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि आज की सरकार में क्राइम बढ़ रहा है। आपके विपक्ष को नजर आ रहा है ना, वो कह रहे कि सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में है, सबसे ज्यादा। नहीं, बिल्कुल वो कह रहे बिहार में भी इतना नहीं है, 2 और राज्यों के नाम गिनाए उन्होंने। ये एकदम अनसेफ हो गया है हरियाणा। विशेष सत्र बुलाने की मांग की है सर उन्होंने, क्राइम के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजनीतिक बयान है ये सिर्फ,
ये सिर्फ सुर्खियों में रहने का बयान है। हाँ। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा कि एक दिन का सेशन क्राइम के मुद्दे पर बुलाइए, हमें कोई परहेज नहीं है इस बात से, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी कभी सेशन बुलाया जाता है तो ये वॉकआउट करके बाहर अलग से सेशन चलाते हैं। इनको पिछले 2-3 सेशन में आपने देखा होगा कि ये वॉकआउट करते हैं, बिना किसी वजह से चर्चा नहीं करते। और हरियाणा सरकार चर्चा से कभी नहीं भागती है और हरियाणा सरकार चर्चा के लिए स्वागत करती है, चाहे स्पेशल सेशन बुलाना हो या कोई और बात हो। ये मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़ों पर विशेष सत्र बुलाने की मांग को आप स्वीकारेंगे? हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार किसी भी तरीके से बैकफुट पे नहीं है। सरकार ने बहुत काम किया क्राइम को रोकने में और लगातार जारी है। और हरियाणा डीजीपी, पिछले वाले डीजीपी भी बहुत सख्त है और अब की बार जो डीजीपी बैठे, लगातार हर रोज कहीं ना कहीं जो है अपराधियों को पकड़ के उनको जो है, अगर वो भागते हैं तो सीधा गोली मारने का काम करते हैं। किसी भी तरीके की रियायत बरतने की काम नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, उसको रोकने का प्रयास रहता है और सारी की सारी जो टीमें हैं स्पेशल, मैं कहता हूं कि पिछले दिनों तो हरियाणा सरकार ने ऑर्गेनाइज क्राइम का आपने जिक्र किया, इसका भी जिक्र भूपेंद्र हुड्डा ने किया। वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं रोक पा रहे आप लोग। जी, मैं वही कह रहा हूं कि हमारी पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने इस तरीके के क्राइम के लिए अलग से विंग जो बनाई है और उस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। और यहां तक कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि विदेशों से यहां पर पे अपराधियों को पहली बार पकड़ के हमने विदेशों से भी लेके आए हैं। बाहर बैठे, जो बाहर बैठ करके आतंक फैलाते थे, उनको भी लेके आए हैं और लगातार काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि कहीं पे भी हरियाणा सरकार की चूक नहीं है और ना ही हरियाणा पुलिस की चूक है। और हमें जो है बल्कि पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए कि जिस तरीके से वो अपनी जान जोखिम में डाल करके इनको जो है तो पकड़ने से गुरेज नहीं करते और उनको ऊपर सीधा हथियार भी चलाते हैं और उनको पकड़ते भी हैं। और जितना भी कोई भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कितना भी दुर्दांत जो है ये हो अपराधी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और किसी पे भी रहम नहीं है। कंवर साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है सर। प्रोटेक्शन नहीं करती। सुखबीर जी सुन ही रहे हैं आप, और सरकार भी कह रही है कि हम किसी को नहीं बख्श रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? अनामिका जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी प्रवक्ता साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए, अभी मैं राजकुमार जी की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो राजकुमार जी का उनसे कोई इत्तेफाक नहीं है। हकीकत ये है, विगत 11.5 साल के शासनकाल के दौरान जिस तरह से जो जघन्य अपराध है उनमें वृद्धि जो हुई है, हत्या, लूट, अपहरण, महिलाओं के प्रति अपराध, रंगदारी, गैंगस्टर, निरंतर वृद्धि हुई है। और कमाल की बात है, कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता जहां सरेआम गोली ना चलती और सरेआम गोली नहीं मारी जा रही हो। और इससे ज्यादा बुरी व्यवस्था क्या होगी, अब तो अपराधी पुलिस से भी आमने सामने गोली चला रहे हैं। आपको ध्यान होगा, पलवल सीआईए के इंस्पेक्टर को रेवाड़ी में आमने सामने गोली मारी गई थी। तो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। दूसरी बात, हरियाणा के आज भी 2 जगहों से एनकाउंटर की खबरें आई हैं सर, आज भी आई हैं। नहीं, बिल्कुल पुलिस पर 18 राउंड गोली चलाई गई है। मैं कोई ऐसा दिन, अनामिका जी, नहीं जाता जिस दिन इस प्रदेश में इस प्रकार की गोलाबारी नहीं होती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी साहब अपने पिछले कार्यकाल में भी और अब जब से 24 के बाद निरंतर गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाने में इस तरह से विफलता के शिकार हैं, वो आंकड़े अपने आप में इस बात की गवाह हैं। इसके अलावा देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो पा रही है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा सबसे सर्वोच्च मंच है किसी भी अव्यवस्था पे बात करने के लिए। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जब सत्र में समानांतर सत्र चलाते हैं, अगर आप महिला बिल के नाम पे और लाएंगे, करेंगे परिसीमन की चर्चा, तो इस प्रकार की विषय का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है।
इसलिए जनता में भ्रम और झूठ और फ्रेम मत फैलाइए। इसके अलावा अनामिका जी, जिस प्रकार से इस प्रदेश में आज सरकारी अस्पताल में नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। एक जो कंसल्टेंट लगा रखा था सरकार ने, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो बच्ची से जिस तरह से बलात्कार हुआ, और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, उसके पिताजी आरएसएस के नेता रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े नजदीकियों में शुमार होते थे। ये इनकी संस्कृति का भी असर है। इसके अलावा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हुई 2024 की, उससे मात्र कुछ क्षण पहले 5600 हरियाणा पुलिस की भर्ती निकाली थी, और चुनावी लाभ लेकर अविलंब वो भर्ती इन्होंने रद्द करी, और अब 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे। जब रिक्तियां खाली थी, हरियाणा पुलिस को जरूरत थी, आज तक वो सारी प्रक्रिया हो गई, ट्रेनिंग हो गई, आज हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा में वो सारे साथी आ जाते, लेकिन इनको हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा से कोई किसी तरह का मतलब आज नहीं है। और जिस तरह से रंगदारी का जो अपराध है, जो गैंग चल रहा है, और अभी कह रहे थे अगर एक आदमी को बाहर से ले आए उससे क्या अपराध रुक गया। आज हरियाणा प्रदेश में ड्रग माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया जिस प्रकार से सक्रिय है, ये जो गोलीबारी हो रही है, ये इन्हीं में से कोई ना कोई माफिया कर रहा है। और आज प्रदेश में जो रंगदारी के लिए किस प्रकार से इन गैंगस्टर्स और अपराधियों के हौसले बुलंद है, इनके लिए फायरिंग बहुत सामान्य घटना है। ये पुलिस पे फायरिंग कर रहे थे, तो आप सामान्य आदमी की सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की वजह से और बेरोजगारी की वजह से जो हमारी युवा शक्ति नशे में और अपराध में लिप्त होकर अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, और प्रदेश की सुरक्षा और प्रदेश के सामान्य जनजीवन के लिए खतरा बना हुआ है। निश्चित तौर पे 11.5 साल में वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है 11.5 साल से कम बेरोजगारी, नशा, तस्करी, इन पे पूर्णतः विफल है। ठीक है, आपने विपक्ष में होकर अपना मुद्दा उठाया। आप लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था पर विशेष सत्र सरकार को बुलाना चाहिए, ये मांग उठाई। बीजेपी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कह रहे चर्चा से हम कभी पीछे हटे ही नहीं, हम स्वागत करते हैं इसका। तो आपको लग रहा है सरकार विशेष सत्र बुलाएगी? तंवर साहब, नहीं, हमने तो अपनी मांग करी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और प्रदेश के स्तर पे सर्वोच्च मंच है विधानसभा, उसमें चर्चा हो, हम अपनी बात रखेंगे। जिस तरह से अपराध के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से रोज गोलियां चल रही है, और इनके पास कोई जवाब है तो अपना जवाब दे, निश्चित तौर पर जवाब। उन्होंने अभी उन्होंने जवाब दिया सत्र के भीतर अगर सत्र बुलाती है सरकार तो आपके सवाल जवाब मैंने इसका जवाब दिया। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि क्या जब भी सत्र होता है ये सत्र से बाहर वॉकआउट करते हैं, चर्चा नहीं करते। सत्र का जो है वैल्यूएबल टाइम जो है ये वेस्ट करते हैं। नहीं, ये दे करके कि एक दिन का सत्र बुलाया जाए, वो बेईमानी है, क्योंकि ये राजनीतिक भाषा है। ये राजनीतिक भाषा है, राजनीतिक स्टेटमेंट है। ठीक है, 2 मेहमान और हैं। तंवर साहब, मेरा एक सवाल और ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। तंवर साहब, ठीक है, अब रिपीट नहीं कीजिए, एक सवाल मेरा और ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। 2 मेहमान हमारे साथ और हैं, सिंह साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तंवर साहब, बीजेपी कह रही है कि हम लगातार प्रयासरत हैं, किसी भी अपराधी को हम नहीं बख्शते, तुरंत कार्रवाई होती है, पुरजोर कार्रवाई होती है, और अपराध को कंट्रोल करने में सरकार सक्षम है। इसके साथ वो ये भी कह रही है कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में अपराध पूरी तरह से कंट्रोल में थे? देखिए अनामिका जी, अपराध होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे 10 वर्ष के शासनकाल का और इनके 11.5 वर्ष के शासनकाल का अनुपात में देखेंगे, एनसीआरबी का डाटा देखेंगे, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। निश्चित तौर पे अपराध के मामले में पूरी तरह विफल है, इनका अपराध पे नियंत्रण नहीं है, यही दरअसल की सच्चाई। और जिस प्रकार से सामान्य जनजीवन असुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश का, वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। और जिस प्रकार का माफिया राज हरियाणा प्रदेश में चल रहा है वो किसी छिपावा नहीं है। ठीक है,
ओंकार सिंह, जी, क्या लगता है सर आपको, क्या प्रदेश में गैंगस्टर नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण के बिना फल फूल सकता है? अनामिका जी बिल्कुल सही बात कही आपने। हम्म, ये बिना राजनीतिक संरक्षण के गैंगस्टर प्रक्रिया है जो जिसको संगठित अपराध भी कहते हैं, हम्म, कभी भी फूल फल नहीं सकता। आज प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें तो हरियाणा चौथी स्टेज पर आ चुका है ऊपर से, जहां अपराध सर्वाधिक है। लेकिन मैं कटारिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक बात तो मानी। इन्होंने स्पष्ट आपके चैनल पे कहा कि विशेष सत्र हमें बुलाने में हमें कोई इतराज नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं अगर प्रवक्ता साथी ने हामी भरी है तो मुख्यमंत्री इनकी बात पर गौर करेंगे और जल्दी विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। देखिए, अपराध और समाज का चोली दामन का साथ है। जब तक समाज रहेगा अपराध रहेगा, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन नियंत्रित हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराध पर कंट्रोल नहीं है। हर रोज दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, और जब कोई हम तुलना करते हैं तो किसी पिछले वर्ष से अब के वर्ष की तुलना करते हैं, आंकड़ों से तुलना करते हैं, और साथ ही मैं ये भी कहता हूँ आंकड़ों से पेट नहीं भरता। वास्तविकता यही है। अगर हम 2014 के आंकड़े देखें और आज के आंकड़े 2023 के देखें, 10 साल का गैप अगर दें, तो 10 साल में अगर हम देखते हैं दुष्कर्म के अपराध में 50% वृद्धि हुई है, अपहरण में 100% वृद्धि हुई है, हत्याएं भी तकरीबन 50% वृद्धि हुई है। ओवरऑल अगर अपराध देखें तो 2014 में 1.74 लाख थे, जो आज 2.37 लाख हो चुके हैं। मतलब तकरीबन 35% अपराध में वृद्धि हुई है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि अपराध को नियंत्रण किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति होना भी जरूरी है। आज परिस्थितियां क्या हैं? आज मुख्य तौर पर बच्चों और महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा बच्चों और महिलाओं के गायब होने की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं मैं इसको बेरोजगारी से जोड़कर देखता हूं, क्योंकि आज हमारा युवा बेरोजगार है। मैं ये नहीं कहता कि बेरोजगार युवा हत्याएं करने लग जाएगा, बेरोजगार युवा रेप करने लग जाएगा, ये मैं कभी नहीं कहता। लेकिन बेरोजगार युवा जो MA, M.Tech, PhD किए हुए बच्चे हैं, अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं, घर पर बेले बैठेंगे, घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, तो ऐसी व्यवस्था ने कहीं ना कहीं वो युवा जो बेरोजगार है वो नशे की चपेट में, आपराधिक तंत्र के चपेट में आ सकता है, और आता भी है। आपने भी देखा होगा। सुधार के लिए कदम बताए सर, आपको क्या लगता है, इन्हें को क्या लगता है? 2 सवाल एक साथ पूछ रही हूँ। कोई ठोस समाधान सुझाएं। आप लोग विशेष सत्र की मांग कांग्रेस ने की है, इनेलो ने नहीं की। आप हालांकि कह रहे हैं कि बुलाएंगे, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं बीजेपी का। 2 सवाल सर, क्या ये इसी तरह का बहस हमें वहां पर देखने को मिलेगा, या कोई ठोस समाधान पक्ष विपक्ष की ओर से मिलकर वहां पर अगर सत्र बुलाया जाता है तो ढूंढने की कोशिश होगी? इनेलो की नजर में वो ठोस समाधान क्या है? एक सवाल। दूसरा सवाल, बीजेपी और कांग्रेस लगातार कानून व्यवस्था पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वो यहाँ पैनल में भी नजर आया। ठीक है, क्या इनेलो दोनों ही राजनीतिक दलों को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल मानती है? देखिए, पहला प्रश्न आपका जवाब कि ये दोनों ही पार्टियां कानून व्यवस्था के कामयाब करने में बिल्कुल फेल साबित हुई। दूसरा, आपने पूछा कि अगर अपना विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका, हमारी क्या भूमिका। आपको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जब भी विशेष सत्र में मांग करी और विशेष सत्र अगर हुआ, कांग्रेस नॉर्मली वॉकआउट कर जाती है। हम वॉकआउट नहीं करते। हम समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहते हैं, और अब भी तैयार रहेंगे। आपने मेरे से पूछा कि अपराध कम करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। मेरा सुझाव भी आपके सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसी तरह के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए,
क्योंकि बेरोजगार युवा ही अपराध की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। और आपने देखा भी होगा कि जितने अपराधी पकड़े जाते हैं ज्यादातर युवा वर्ग के होते हैं, अधेड़ उम्र के बहुत कम होते हैं। और युवाओं को कैसे रोजगार की तरफ ले जाया जाएगा? सरकार नौकरी तो सबको दे नहीं सकती, लेकिन औद्योगिकरण की प्रक्रिया तो चालू कर सकती है। बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी सरकार पॉइंट नंबर 2 2014 में सत्ता एक में आई। पॉइंट हो गया सर आपका, दूसरा पॉइंट इसी में आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। 2014 में जब सत्ता में आई तब से लेके आज तक पूरे प्रदेश में कोई एक उद्योग स्थापित किया, एक, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। दूसरा, आपने दूसरा पॉइंट पूछा, रोजगार के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं पंजाब में हमारी सरकार बना दो, हम नशा दूर कर देंगे। तो पहले हरियाणा को एक चिन्हित राज्य ले लो, पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा ले लो, हरियाणा में अपराध और नशा खत्म कर दो। अगर नशा खत्म होता है तो 50% अपराध, मेरा ये मानना है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर अपराध, चोरी, अपहरण, ये सारे नशे की चपेट में आके युवा करते हैं। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी पंजाब जाते हैं, जाइए, रैलियां करते हैं, करिए, कहते हैं पंजाब में हमारी सरकार बना दो, अपराधी पाकिस्तान भाग जाएंगे। आप पहले पायलट प्रोजेक्ट बना के हरियाणा के अपराधी पाकिस्तान पहुंचा दो, हरियाणा से नशा खत्म कर दो, फिर पंजाब वालों को बोलो देखो हमने हरियाणा से अपराध खत्म कर दिया, हमने हरियाणा से नशा खत्म कर दिया, हमारे को आप मौका दो, हम यहाँ पे भी खत्म करेंगे। और मुझे विश्वास है पंजाब की जनता, खैर चलिए आगे मुझे बढ़ूंगी मैं विश्वास जादौन है साहब की पंजाब तरफ। की जनता मानेगी। जादौन जी, हाँ जी, सर क्या लगता है आपको, अपराध के मोर्चे पर राजनीति ज्यादा हो रही है, समाधान कम खोजे जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड है प्रोटोटाइप। जब भी कोई अपराधों की बात उठती है तो एक प्रोटोटाइप बना हुआ है। पुलिस आंकड़े जारी कर देती है, हमने इतने पकड़े, हमने उतने पकड़े, इतनी कमी आई, वो कमी का भी उनके पास कुछ रहता है दलील। और सरकार कहती है कि पुलिस को खुली छूट दे रखी है, अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो हम लोग 10-11 साल से सुन रहे हैं। पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी यही कहते थे। पुलिस जो आंकड़े, उसके पास आंकड़े होते हैं, वो जारी कर देती है। अभी आपने वो एक स्कीम बताई RFJF, वो भी उन्होंने अभी जारी किया था बयान पुलिस की ओर से कि हमने एक यूनिट बना दी है। ये अपराध की दृष्टि से संवेदनशील जिले हैं, रोहतक, गज्जर, सोनीपत और फरीदाबाद, इन पर विशेष नजर रखी जा रही है। STF ने ये कर दिया। सवाल ये है कि आए दिन ये जो रंगदारी से रिलेटेड घटनाएं हैं, समाज को पूरी तरह अपराध मुक्त करना तो मुश्किल है। वो दूसरे तरह के अपराध जो है, छुटपुट चोरी हो गई, कहीं कुछ और हो गया, तो वो तो वो समझ में आता है कि चलिए चोरी हो रही है, इस तरह के अपराधों को तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मारपीट हो गई कहीं थोड़ी बहुत। लेकिन ये जो रंगदारी वसूली का खेल है, जो कल ही पंचकुला में देर रात को हुआ है, ये नहीं रुक रहा है। आंकड़े मत जारी कीजिए, आप तो ये बताइए कि 6 महीने कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये कहने की स्थिति में क्या सरकार तो बस हमने खुली छूट दे दी है, हमने जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अपराधी तो हरियाणा छोड़ दें। ये इस तरह के बयानों से कुछ नहीं, ये प्रोटोटाइप है। और विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाता। बयान स्पेशल सेशन बुला लो, तो सेशन में क्या होगा? आप मुद्दा उठा दोगे, अरे रेगुलर सेशन में भी उठ जाता है वो, तो स्पेशल क्या करेगा? कोई समाधान आ नहीं रहा है। सेशन में चर्चा हो जाती है, आप मुद्दा उठा देते हो, सरकार जवाब देती है, खत्म किस्सा। पिछली सरकार से तुलना और हो जाती है। ये प्रोटोटाइप है राजनीति का। ये ऐसा बनाया हुआ है जैसे ग्रामर होती है ना किसी वाक्य संरचना की, कि एक वाक्य की संरचना करना है तो क्रिया कहाँ जुड़ेगी, संज्ञा कहाँ जुड़ेगी और वो दूसरे शब्द कहाँ जुड़ेंगे, ये जोड़ के वाक्य बना दिया। ये जो अपराधों की जब भी बात होती है तो ये सब आ जाता है। पिछली सरकार में ये हो रहा था, पिछली सरकार में ये हो रहा था, हमने तो देखो ये कर दिया है और ये कर दिया है, और लगातार है, अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ये आंकड़े जारी हो जाए। तो ये सेशन भी आएगा, उसमें भी यही होने वाला है। अच्छा हो कि सरकार ये संकल्प ले कि हम जो है सेशन आते हैं करीब 6 महीने की पीरियड के फासले से, तो अगले पीरियड जब भी सेशन आए तो ये बताने की स्थिति में सरकार हो कि इस तरह की गैंगस्टर रिलेटेड घटना पिछली जो अवधि में नहीं हुई।
ये अगर बताने की स्थिति में है क्या? वो सिर्फ आंकड़े जारी करेंगे, हमने ये पकड़ लिया, जो विदेशों में बैठे थे उनको ला रहे हैं और जो चले गए उनको लाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा कुछ नहीं सरकारों के पास। राजनीति में सैचुरेशन पॉइंट हो गया, आ गया है, उनके पास कुछ है ही नहीं नया आइडिया कुछ कर दिखाने का। तो ये सेशन आएगा, पैसा भी खर्च होगा जनता का तमाम। सरकारें क्या कर रही हैं, मंत्रियों को बस ये है कि प्रचार का शौक है, उनको अपनी छवि उभारने का शौक है, करके दिखाने का कोई शौक नहीं है उनको, रोल मॉडल बनने का कोई शौक नहीं है उनको, न कोई सरकार बनना चाहती, न कोई नेता बनना चाहता। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखा सके, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण रूप से कुछ करके दिखा सके। मैं तो ये देख रहा हूँ कि धर्रा जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, सब काम बहुत स्लो गति, धीमी गति से हो रहे हैं। बात तो चल रही है 2047 की, 5 साल के विजन भी डिपार्टमेंट में तैयार किए जा रहे हैं, पर गति क्या है देखिए ना। गृह विभाग का क्या हाल है, गृह विभाग का ये हाल है। गृह विभाग मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को हमेशा जो है अपना प्रभाव रखने का शौक है, वो गृह मंत्रालय अपने पास रख लेते, सभी राज्यों में ऐसा ही है, और अपराधों पर उनको काबू पा नहीं सकते, वो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। फिर गृह मंत्रालय रखने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो स्वतंत्र कोई गृह मंत्री बनाइए और उसको लायबल बनाइए कि वो जो है सारे अपराधों को कंट्रोल करे, लगातार जाए, थानों को देखे, ये देखे। एक मुख्यमंत्री लेते हैं, उनके पास कितनी जिम्मेदारियां होती है, वो सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते और इतना निचले लेवल पर वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, इसलिए एक स्वतंत्र गृह मंत्री का होना भी जरूरी है। इस सेशन में अगर कांग्रेस कर सकती है तो ये मांग करे कि स्वतंत्र गृह मंत्री की नियुक्ति की जाए, एक स्वतंत्र गृह मंत्रालय किसी मंत्री को दिया जाए और उनको वैसी जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो इतनी गहराई से देखें। ठीक है, ये नया सुझाव आया। राजकुमार जी जवाब देंगे। बात होती है 2047 की और स्पीड है 0, कैसे काम चलेगा? जी नहीं, देखिए जादौन जी ने बड़े अच्छी बात कही है और आवाज उठाइए, लेकिन आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हेलो, सजेशन दिया है इन्होंने और अपना ये बुद्धिजीवी हैं और बड़ा सोच समझ के कही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो है इस विभाग को अच्छे से समय नहीं दे पा रहे हैं, पूरा समय देते हैं और कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो प्रोएक्टिव होकर के आदेश भी देते हैं कि इसमें एक्शन तुरंत चाहिए और उसमें जो है उस तरीके का रिजल्ट भी हर घटना के पीछे आया। देखिए कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने डाटे के ऊपर बात की कि महिलाओं के पिछले 10 साल में कितना क्राइम इंक्रीज हुआ। आप इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि महिलाएं 10 साल पहले अपनी कंप्लेंट लेकर के क्या थाने तक जाती थी, आज जो माहौल बदला है, अवेयरनेस आई है और जगह जगह जो महिला थाने की जो वृद्धि हुई है, हरियाणा के अंदर एक मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है कि महिलाएं अपनी कंप्लेंट देने में आज आगे आने लगी है। तो वो डेटा आगे जाके कांग्रेस का सवाल है सर, सवाल ये कि ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? नहीं देखिए, मैं इस बात से बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि आप 0 क्राइम समाज को बना नहीं सकते हैं, वो समाज में रहता है, लेकिन हमें ये करना चाहिए कि कंप्लेंट आने के बाद कितनी जल्दी उसके ऊपर एक्शन हो और कितनी जल्दी जो है पकड़े जाएं और उनका ट्रायल चला करके उनके सजा दी जाए। एक सभ्य समाज में ये किया जा सकता है सर कि खाकी का डर हो। खाकी का मैं वही कह रहा हूं कि खाकी का डर क्यों नहीं है। आप हर हफ्ते 2 दिन में 4 दिन में देखते हैं कि जो है एनकाउंटर किए जा रहे हैं लगातार और सीधा गोली मारने में कोई परहेज नहीं की जा रही, तो वो चीजें हैं। लेकिन आप देखिए कि जब सर यहाँ पे भी एक सवाल इससे रिलेट करता हुआ ले लीजिए आप, फिर आप बोलिए, बीच में नहीं रोकूंगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है, एक्शन भी हो रहे हैं, फिर भी हत्या, रंगदारी और गैंगवॉर जैसी चीजें नहीं रुक रही। क्या समाधान है? समाधान सबको मिलके समाज में भी ये चिंतन होना चाहिए कि हम जो है सामाजिक तौर से बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से कैसे रोकें, ये सबका विषय है और सभी राजनीतिक दलों का। और राजनीतिक दलों को भी ये चाहिए कि हम जो है क्राइम को अपने प्लेटफॉर्म पे भी इस तरीके का ग्लैमराइज ना करें। जिस तरीके से अभी INLD के प्रवक्ता यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके एक नेता का वीडियो अभी आज ही एक उस पे देखा हमने कि वो थाने में जाकर के पुलिस के साथ हाथापाई की और फिर उसके साथ
मतलब ये चीजें हम लोगों को, राजनीतिक दल के लोगों को भी ये चाहिए कि इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट जो सजा याफ्ता लोग भी हैं या उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको राजनीतिक तौर से उनकी पृष्ठभूमि देख करके उनको पीछे रखें, उनको आगे ना आने दें। लेकिन क्योंकि उनके पास माल खत्म हो गया तो इस तरीके के लोगों को वो जो है अपनी रैली में, जलसे में स्पेस देते हैं और उनको लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट होता है कि क्राइम के प्रति जो युवा है वो ये सोचते हैं कि अनामिका जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी जादौन साहब की बात का भी सुनिए, पूरा जवाब सुनिए, दीजिए। सुनिए। अनामिका जी ये जो है, ये बात ये साहब आप ही के पास आ जाओ, नहीं, फिर ओमकार जी, मेरे को ओमकार जी, पड़ेगा। ये जो है ये गलत बात है और ये आपके लिए नहीं, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है। मैं ये कह रहा हूं कि हम सबको चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को चाहिए, जवाब देना चाहता हूँ। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि हमें इस तरीके के एलिमेंट को ठीक है, रोकना अब आप चाहिए रिपीट कर रहे हैं, और उनको हाँ। डिस्करेज करना हाँ, चाहिए। ओमकार सिंह। ये बोलिए, सोशल ओमकार इशू सिंह। भी है, ये सामाजिक इशू है कि हम इस तरीके के लोगों को आगे आने से रोके। सर केवल सामाजिक इशू है? नहीं, ये मेरा कहना है कि ये कई पहलू हैं। कानून अपनी जगह काम करता है, हर जगह कानून जो है काम करता है और लगातार काम कर रहा है, सख्ती से कर रहा है। ये ठीक है कि जो है और उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ काम जो है हरियाणा के अंदर कानून अपना सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्या नहीं और सुधार करने जा रहे हैं आप सर? एसटीएफ और आरजेएसएफ के अलावा और क्या सुधार करने जा रहे हैं? आर्यू सिंह साहब रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग तरीके की हमने व्यवस्थाएं की है और 11,000 के करीब गंभीर अपराधियों के ऊपर लगातार फोकस किया जा रहा है और उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। कोई भी इस तरीके की, मान लीजिए जमानत पर भी कोई बाहर आया है तो उसको भी जो है मॉनिटर किया जा रहा है। ये ठीक है कि इस तरीके का जो 1-to-1, जैसे कल डीगल में कोई घटना हुई, किसी ने जो है घर में घुस करके डीगल में 5-6 गोलियां एक बुजुर्ग को मारी है। उनकी जो पर्सनल रंजिश है, आप ये देखिए कि एक एक व्यक्ति को इस तरीके की सुरक्षा तो नहीं हो सकती कि भाई जो है एक एक व्यक्ति के ऊपर गनमैन लगा दिया जाए, लेकिन वो जो पर्सनल रंजिश की जो वारदातें होती हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं, वो उनका पर्सनल रंजिश का मामला अलग होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके ऊपर सरकार जो है पूरा शिकंजा कसने की कोशिश है और यहाँ तक कि विदेशों से भी ही कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है सर। हाँ जी, मैं इस बात के लिए सहमत हूं, लेकिन आप ये देखिए कि जब ये सेशन बुलाने की बात करते हैं, क्या इनका इतिहास नहीं रहा है कि हर बार जो वर्कआउट कर जाते हैं चर्चा में बैठते हैं, तो ये क्या ये कमिटमेंट देंगे कि चर्चा में बैठेंगे? क्योंकि जब इनको सदन में आईना दिखाया जाएगा, सदन में जब आईना दिखाया जाएगा, जब राजकुमार जी, जादौन जी ने कहा कि सीएम के पास बहुत ज्यादा काम है, गृह मंत्रालय जब सदन में आईना दिखाया जाएगा तब ये भागेंगे। जब सदन में मुख्यमंत्री जी आईना दिखाएंगे तब ये भागेंगे। आप रिपीट कर रहे हैं ना कटारिया साहब जी। गृह मंत्रालय को संभालने के लिए अलग व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को। सीएम के पास ज्यादा काम है, ये मुख्यमंत्री जी का, ये सरकार के मुखिया का अपना निजी प्रोरोगेटिव होता है कि वो किस मंत्रालय को किसके पास रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी उसको देख नहीं रहे हैं। हो गया, जवाब मिल गया उनको। ओंकार से अनामिका जी, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि आपराधिक तत्वों को पार्टी में ना शामिल किया जाए। मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी में आज कितने अपराधी हैं? आप हैरान रह जाओगे। भारत में जितने रैपिस्ट हैं, अधिकतर रैपिस्ट आपकी पार्टी में घुसे हुए इस वक्त। क्यों दूर क्यों जाते हो? मैं आपको सुनिए, मैंने सामाजिक मुद्दे को मैं कह रहा हूँ कि किसी भी, मैं हर राजनीतिक दल के लिए कहता हूँ कि क्रिमिनल लोगों को राजनीति से दूर रखने की कोशिश होनी करने दीजिए। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आप इसको अपने पर्सनल ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? सुनिए, मैंने सुझाव भी दिया कि अपराध कैसे कम हो सकता है, और एक सुझाव अब भी बहुत जरूरी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो मंत्री हैं वो आपराधिक तत्वों को अपने बीच में शामिल करते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नोट कर लेना। हमारे यहाँ पे मंत्री अनिल विज, कई बंदों पे मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराया। क्या लालच है उनको?
जरा पूछ लेना फोन करके। अभी की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है 4 दिन तंवर पहले की साहब, बात। और सुनिए, बिल्कुल गलत आरोप है। अनिल विज जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, और वो जो है इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, न्याय दिलाने की बात करते हैं हमेशा। वो तो खुले दरबार में, वो तो खुले तौर पे कहते हैं, जब एसपी डीएसपी बैठे होते हैं उनको भी बड़ी सख्त लहजे में कहते हैं। वो उनका इस तरीके का, आप बिल्कुल गलत उदाहरण दे रहे हैं अनिल विज जी के बारे में। अनिल विज जी इस तरीके के व्यक्ति नहीं है जो क्राइम को प्रमोट करें। ठीक है, थोड़ा जल्दी खत्म कीजिएगा सर, कांग्रेस के पास जाना है। मैं सुझाव देके खत्म करूंगा। ठीक है, जहां तक अनिल विज की बात है, आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते उनको, मैं यही रहता हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पूछ लेना फोन करके, 4 दिन पहले शामिल किया। और दूसरी बात सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि पुलिस की न्याय प्रणाली में सुधार होना बहुत जरूरी है। ऊपर के अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन नीचे जो थाने चौकियों के प्रभारी हैं, वो दारू बेचने वालों और नशा बेचने वालों से मिले हुए हैं। मंथलियां आज भी सेट हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अम्बाला छावनी में पर्चा भी दर्ज कराया और गिरफ्तार भी कराए, लेकिन आज भी चिट्टा वहीं पे बिक रहा है, आज भी दारू वहीं पे बिक रही है। ये व्यवस्था हमें सुधारनी पड़ेगी। अगर हम अपराध को खत्म करना चाहते हैं, खत्म नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण जरूर कर लेंगे। आपके पास एग्जाम्पल है, आपने कंप्लेन किया कहीं पर इस बाबत? हाँ बिल्कुल मैंने किया, एक्शन हुआ, मैं नुमाइंदा भी बना उसमें। एक्शन हुआ? मैंने, सुनिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्टा पकड़वाया, साहब थे, उन्होंने एक्शन किया। अगर कोई कंप्लेंट दिया होगा तो एक्शन 100% हुआ होगा। ये नहीं बताएंगे कि एक्शन क्या हुआ। अरे मैं बता रहा हूँ, FIR दर्ज हुई, व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ, और फिर वही व्यक्ति वही काम कर रहा है। और क्या कर सकते हैं? वही काम कर रहा है। नहीं, सरकार क्या कर सकती है? आपने कंप्लेंट दी, आपने एक्शन कराया, अब उसको जो है अंदर कर सकते हैं। सर दोबारा वही व्यक्ति वही क्राइम कर रहा है, ये सवाल है उनका। सरकार भी कर सकती है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो दोबारा कंप्लेंट दीजिए। तंवर साहब, ठीक है, अच्छा, अभी कंप्लेंट मिला ना आपको, एक्शन लीजिए आप लोग। पॉलिटिकल कार्यकर्ता को विसल ब्लोअर भी होना पड़ेगा। सुखबीर तंवर, आवाज मिल रही है सर आपको? मेरी जिम्मेवारी है, अनामिका जी, इनको रोकिए। एक सेकंड सर, रुक जाइए। तंवर साहब, आपको आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है। विशेष सत्र बुलाने की आप लोगों ने मांग उठाई है, सरकार तैयार है, लेकिन साथ में कह रही है, क्या गारंटी है कि आप सत्र में बोलेंगे? आप लोग तो वॉकआउट कर जाएंगे, और साथ में अगर वॉकआउट नहीं करेंगे तो केवल सरकार को घेरेंगे अगर सत्र बुलाया जाता है, या फिर कोई ठोस समाधान भी सुझाएंगे? देखिए, अगर सत्र बुलाएंगे हमारी मांग पे, तो सारी बातों का सिलसिलेवार वर्णन सर्वोच्च मंच जो प्रदेश का है, विधानसभा, उसमें करेंगे। अभी ना बड़ी बयानबाजी चल रही थी, अपराधियों को लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। एक हत्यारे और बलात्कारी जिसका दोस्त ही दोस्त चुका है, राम रहीम, आखिर उसको हर 3-4 महीने में बड़ी बड़ी फरलो और पैरोल कैसे मिल रही है? इससे प्रदेश में क्या उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है? कृपया इस बात का जवाब देना या चिंतन करना कि आपके शासनकाल में इस प्रकार से कानून की दुर्गति क्यों हो रही है। इसके अलावा आंकड़ों की उसकी अनामिका जी बहुत बात हुई, मैं भी कुछ प्रमुख उदाहरण दूं, शायद इनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाएगी और ये सूत्र भी बुलाएंगे। 2024 की बात करेंगे, 21 जनवरी 2024, माथुराम जलेबी गोहाना 40 राउंड फायर, 2 करोड़ रंगदारी की मांग। क्या हुआ? 1 मार्च 2024 इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या, और जो नामित अपराधी आज तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं। इसके अलावा 10 मार्च को पुनः फायरिंग, और फरवरी 2024 में पुलिस के हवलदार की हत्या, और खनन माफिया हिसार में खनन माफिया के द्वारा किसान की हत्या, और जो शराब व्यापारियों से निरंतर रंगदारी वसूली जा रही है, विगत में जिस प्रकार से कई जगह ठेके भी नहीं छूटे थे, पता होगा आपको। इसके अलावा जो ड्रग तस्करी में सिरसा और फतेहाबाद का क्या हाल है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नशा बिक्री रही, जो ओंकार सिंह की बात कर रहे थे, अगर वो सही सेक्शन NDPS में मुकदमा सही तथ्यों के साथ दर्ज होता तो निश्चित तौर पर NDPS में जमानत नहीं होती है। कहीं ना कहीं पुलिस की या जो भी प्रोसिक्यूशन है उनकी कमी है, जो इस प्रकार के अपराधी को बेल होगी। इसके अलावा निरंतर LVC यादव के ऊपर 30 राउंड फायर हुए, दिव्या पाहुजा की हत्या हुई, सचिन मुंजाल की हत्या हुई, बाउंसर विक्रम की हत्या हुई, राहुल फाजिलपुरिया पे जिस तरह से अटैक हुआ। और एक और बताता हूँ,
जिससे पूरा हरियाणा और उत्तर भारत प्रभावित है। जो मेवात जिला है वो झारखंड का जामताड़ा बना हुआ है। जिस प्रकार से लोगों को ठगने और लूटने का काम, नकली सोना, नकली चांदी और किस तरह से जो साइबर अपराध वहां से निकल रहा है, ये सारे ऐसे आंकड़े हैं जो निरंतर इनकी कोई इन पे नकेल नहीं है। ये जो मर्जी कहते रहे। अभी कह रहे थे कि हमने मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। भाई जो रिकॉर्ड है डाटा के अनुसार बात होगी। सच्चाई ये है कि 11.5 साल में आपकी असंख्य अपराध में विफलताएं हैं। और जिस प्रकार से जादौन साहब ने बात करी, निश्चित तौर पे हरियाणा में गृह मंत्री जिस तरह से हरियाणा में अपराध बढ़ के जंगल राज की तरफ उन्मुख है, उसमें एक सामान्य तौर पे अलग नेता को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री चाह के भी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी का उस तरह से निर्वहन नहीं कर सकता जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश में अपराध की स्थिति है। ये राजेंद्र जादौन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं तंवर साहब, आप अभी तक तो नहीं बोले थे इस बारे में। इससे पहले भी कई बार ये मांग कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, इस सुझाव पर जी देखिए, प्रतिक्रिया सर। बात कह रहा हूँ कि अभी मैं यही बात कह रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री जी का ये अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो इस विभाग को किसके पास रखना चाहते हैं। और उनको, मुझे नहीं लगता कि ये जो बात कह रहे हैं कि भी वो समय नहीं दे रहे हैं, उस क्राइम के रिलेशन में हर रोज सुबह ब्रीफिंग होती है, चीजें होती हैं और हर शाम को जो है रिपोर्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि भी चीजों को उस नजर से नहीं देखा जाता, पूरा समय दिया जाता है, प्रशासनिक पकड़ है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात है सेशन बुलाने की, अगर कोई ऐसी बात आती है तो वो जो है, हम इस बात से पीछे हटते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कांग्रेस के पास सेशन में बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो फिर वॉकआउट करेंगे और वॉकआउट करके फिर जो है जनता के पैसे के साथ धोखा होगा। तो इसलिए ये पहले अच्छे से मन बढ़ा लें कि ये राजनीतिक मुद्दा के लिए, राजनीतिक भाषा बोलने के लिए सेशन बुलाना चाहते हैं या किसी समाधान के लिए। इनकी जो मंशा है वो चर्चा में बने रहने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट इस तरीके की देते हैं। क्राइम से रिलेटेड कोई हरियाणा के अंदर इस तरीके की आज स्टेटमेंट के साथ एनसीआरटी की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं वो। आज के दिन कोई समस्या इस तरीके की नहीं है कि बहुत बड़ी कोई समस्या है। हर रोज डे टू डे उसमें कोई क्राइम की बात आती है, तुरंत उसमें, मैं कल की घटना पंचकुला की जो हुई, विद इन आवर जो है उसको क्रैक डाउन किया गया है क्रिमिनल्स को। तो आप उस चीज को, हमें पुलिस को तारीफ भी देनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से जान पर खेल करके अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। उनकी पीठ भी ठोकनी चाहिए कि भाई आप जो है, क्या कह रहे हैं, एनसीआरटी के आंकड़े झूठे हैं। मैंने आपको बताया है कि पिछले 10-12 साल के अंदर पूरे देश के अंदर क्राइम के रिलेशन में बड़ा काम हुआ है और डेटा जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो रिपोर्टिंग की वजह से है। पहले थाने तक बात जाती नहीं थी, आज हर आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है। ठीक है तंवर साहब, अगर कोई क्राइम होता है तुरंत वो थाने में खड़ा होता है, पहले वो रिपोर्ट। फाइनल कमेंट के लिए आ रहे हैं तंवर साहब, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। अनामिका जी, आज प्रदेश में स्कूल में छात्र छात्राएं सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नर्स स्टाफ सुरक्षित नहीं है, दफ्तर में कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, बाजार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, घर में गृहिणी सुरक्षित नहीं है, राह में राहगीर सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार से आज प्रदेश के हाल है, निश्चित तौर पे जंगल राज की तरफ उन्मुख है। विशेष सत्र नहीं बुलाया सरकार ने तो क्या करेंगे? जल्दी से 10 सेकंड में देखिए अनामिका जी, सर फाइनल कमेंट के लिए लास्ट में आऊंगी, रुक जाइए प्रभु, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं, डिमीन नहीं कर सकते, फाइनल कमेंट ले रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं आपके पास, सबसे आखिर में आऊंगी। 10 सेकंड में तंवर साहब, अगर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया तो कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हमने मांग करी है, लोकतांत्रिक मांग है, और जिस तरह से विगत के 11.5 वर्ष में चाहे केंद्र के स्तर पे चाहे प्रदेश के स्तर पे जिस प्रकार से लोकतांत्रिक कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से संवैधानिक सत्र नहीं बुलाया तो क्या करेंगे सर? कुछ तैयार किया है आगे के लिए, रणनीति कुछ है? निश्चित तौर पे
अपराध के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ अपनी बात रखेंगे और उसमें पूछेंगे कि इन पर्टिकुलर मामलों में क्या हुआ। ठीक है, अभी कोई प्लान नहीं है, समझ गए। ओमकार सिंह जी, फाइनल कमेंट। हाँ नामिका जी, मेरे भाई ने बोला कि अब अपराध दर्ज ज्यादा हो रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। आज भी अगर 100 अपराध आते हैं थाने में, चौकी में, तो 90 अपराध तो ये वहीं पे सेटल कर देते हैं, पैसे का लेन देन करके आपस में समझौता करा के। पूरे मुकदमे आज भी दर्ज नहीं होते हैं, ये सच्चाई है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने का एक तरीका है कि पहले मुकदमे कम आते थे, अब हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि मुकदमे बहुत आते हैं, अपराध बहुत आते हैं, लेकिन उनको अंकित नहीं किया जाता। भूपेंद्र हुड्डा आज खुलकर बोले तो हम यहाँ पर बैठ गए सर बात करने के लिए। इनेलो अपराध के मुद्दे पर कुछ करेगी, कुछ रणनीति है? अभी हमने 2 दिन पहले तो महंगाई के मुद्दे पे किया, आप आगे देखिए मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन अदा कर रहा है। ठीक, 2 विधायक जादौन साहब आप हैं क्या? लेकिन 2 विधायक वाली पार्टी हर एक मुद्दे को उठा रही है। संपर्क इनसे टूट गया। फाइनल कमेंट सर, कैसे शांत कराएंगे विपक्ष को? सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं आप लोग, अगर विशेष सत्र बुला रहे हैं मान लेंगे क्या? किसी भी तरह से शांत तो कराना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना अपराध को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना कारगर है। सुखबीर जी ने ये कहा कि जो है हॉस्पिटल में नर्स सुरक्षित नहीं है, मरीज सुरक्षित नहीं है। एक घटना हुई, क्या सारा पूरी के पूरे हम डॉक्टर प्रोफेशन को डिमीन कर देंगे कि वो सब गलत हो गए? एक व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, उसको पकड़ करके तुरंत अंदर करने का काम किया है, और शर्मनाक घटना को जो है वो सभी राजनीतिक सिस्टम के लोग उसको कोई डिफेंस नहीं करते ऐसे लोगों को। लेकिन समाज में इस तरीके की उस तरीके की जो है ना विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उनको जो है पहचानने का काम सभी लोगों को करना चाहिए। और जब ये कोई विपक्ष का भी उतनी ड्यूटी है लोकतंत्र के अंदर जितनी सत्ता पक्ष की है। हम लोगों को समाज में क्राइम कम करने के लिए मिलजुल करके काम करना ही चाहिए, और इस तरीके के जो एलिमेंट है उनको सामाजिक तौर से भी और वैसे भी जो है उनको पीछे करने का काम करना चाहिए। इस तरीके के व्यक्ति को अपने निजी फायदे के लिए आगे बढ़ाने से 10 सेकंड और दे रही हूं। कहीं यह महसूस होता है कि अब पहले के भी मुकाबले कहीं और ज्यादा पुरजोर तरीके से काम करना होगा इस मोर्चे पर? 10 सेकंड। जी बिल्कुल, और जो भी सजेशंस आए हैं उन सबको जो है बिल्कुल उनकी जो बात जादौन जी ने कहा कि हमें जो है क्या करना चाहिए, उस पर विचार करती है सरकार, करती है। और सरकार हमेशा अच्छे सजेशंस के लिए, सबके लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की सरकार है, और जो अच्छा लोग देख रहे हैं ना इस वक्त इस डिबेट को, सर वो बस ये चाह रहे हैं कि एक सुरक्षित माहौल उनको मिले, एक सुरक्षित माहौल उनको मिले। उन्हें अपनी सरकार से भरसक उम्मीदें हैं। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स है, उसमें और ज्यादा सुदृढ़ता आए और ये क्राइम का ग्राफ नीचे की तरफ जाए, ये लोगों की उम्मीद है। उस उम्मीद पर खरे उतरिए। विशेष सत्र बुलाते हैं या आगे कभी कोई और सत्र भी, वहां पर अगर विपक्ष आपको ये घेरता है, ये जनता जवाब मांगती है, तो जादौन साहब की बात को ही मैं यहाँ पर दोहराऊंगी। आपके पास बताने के लिए होना चाहिए कि जिस ग्राफ पर आज हम बैठे हैं बात करने के लिए, क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर, उसमें आप कितनी कमी लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप सबों का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। मुद्दा में इसी के साथ यही रुकेंगे। नमस्कार।